प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अभी हम लोग ना अलग अलग व्याधियों में अलग अलग योगों का हम लोग प्रयोग देखेंगे कि अलग अलग व्याधियों में मैं कुछ तो रैंडमली आप लोगों को बताऊंगा कि अलग अलग व्याधियों में हम लोग कौन कौन सी मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, तो क्या क्या फायदा होता है और किस तरह से हमें सोचना चाहिए। आज मैं रैंडम चीज पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए और आपको जो अच्छा लगे उसको आप लोग जरूर अपने प्रैक्टिस में प्रयोग करिए। क्योंकि यह आज का जो चिकित्सा का जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही अभ्यास करके हमारे सर जी ने हमें नोट्स के रूप में दिया है, जो मैं आप लोगों से शेयर करने के लिए यहाँ आया हूँ। तो हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं ना जिनको रजो दुष्टि रहती है, मेंसेस का प्रॉब्लम रहता है, तो हमें ना ये देखना पड़ता है कि कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, कुछ हेतु देखना पड़ता है, कुछ संप्राप्ति देखनी पड़ती है। वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे अजीर्ण है कि नहीं। जब भी मेंसेस का इरेगुलरिटी होता है, मेंसेस ठीक से नहीं आ रहे हैं, तो अजीर्ण का हमें उनका हेतु देखना पड़ता है। उसी तरह से रजस्वला परिचर्या का पालन कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं वह देखना पड़ता है। उसी तरह से अन्य कोई रोग हुआ है उसका गर्भाशय पे परिणाम हुआ है कि नहीं हुआ है। और हमें कोई भी व्याधि होता है तो रस धातु पर कितना उसका परिणाम हुआ है, और रस धातु दूषित हुआ है इसलिए रजो दुष्टि हुई है, इसको देखना बहुत जरूरी रहता है। इसी तरह से मानसिक कारण जानना बहुत जरूरी है कि हमारे पास जो भी पेशेंट आ रही है उनका मेंटल स्टेटस कैसा है, कि वो क्या ईर्ष्या में है, द्वेष में है, क्रोध में है, फिर विषाद में है, अवसादित है, और मद मात्सर्य अहंकार में है, बहुत ज्यादा खुश हैं, किस तरह की मेंटल कंडीशन है उस हिसाब से उनका रजो दृष्टि होता है। क्योंकि क्या होता है कि माइंड का इफेक्ट डायरेक्ट अग्नि पे पड़ता है, माइंड का इफेक्ट डायरेक्ट पित्त धरा कला पे पड़ता है। पित्त धरा कला दूषित हो गया तो रस धातु की दृष्टि हो जाती है, रस धातु की दृष्टि हुई तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट रज धातु पे रज पे पड़ता है और रजो दृष्टि हो जाती है। तो इसीलिए ये चार चीज मैं फिर से बता देता हूँ। पहले तो जब भी हमारे पास मेंसेस का प्रॉब्लम लेके कोई भी पेशेंट आती है तो सबसे पहले हमें अजीर्ण है कि नहीं वह देखना चाहिए। अजीर्ण के बाद देखना है कि रजस्वला परिचर्या का पालन कर रहे हैं कि नहीं है। रजस्वला परिचर्या के टाइम पे अगर वो साइकिलिंग कर रहे हैं, जंप मार रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे ना करें जो आजकल टीवी में ऐड आता है कि सैनिटरी पैड लगा के और आप टेनिस के लिए, ये के लिए, वो के लिए। यह आयुर्वेद के हिसाब से गलत है। उस टाइम पे रेस्ट करना जरूरी रहता है, क्योंकि उस टाइम पे वायु का काल रहता है। वायु के काल में आप वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन करेंगे, विहार का भी बहुत ज्यादा है कि खेल कूद करेंगे, ज्यादा मेहनत का काम करेंगे, तो वह वायु का प्रकोप और बढ़ जाएगा और उसकी वजह से रुक्षता बढ़ेगी। रुक्षता बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा पेन होगा, और फिर पेन को सप्रेस करने के लिए एलोपैथी का नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, आप कॉम्बीफ्लेम या क्रोसिन उस पर डिपेंडेंट रहेंगे तो वह और वात व्याधि बढ़ जाएगा, और आम संचिति होगी, और स्त्रोतोरोध होगा, ऐसे और कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। इसी तरह से हमें यह देखना है कि अन्य कोई बीमारियां हैं उसका गर्भाशय पे फर्क पड़ा है कि नहीं, मतलब उसका दुष्परिणाम हुआ है कि नहीं। जैसे टीबी टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, या फिर अग्निमांद्यता है, या फिर फीवर आया है, और फीवर के बाद आम संचित इतना है और उसकी वजह से मेंसेस इरेगुलर हो गए हैं, या टाइफाइड हुआ है, चिकनगुनिया हुआ है, स्वाइन फ्लू हुआ है, कोविड हुआ है, क्या हुआ है, यह हमें देखना पड़ता है, और उसके वजह से मेंसेस इरेगुलर हुए हैं क्या, क्योंकि ऐसे बहुत बार देखा जाता है। और हमें ये हमेशा कंसिडर करना चाहिए कि रस धातु पे कुछ परिणाम हुआ है, उसमें आम संचित हुई है, स्त्रोतोरोध हो गया है, और इसकी वजह से रजोदुष्टि हुई है। तो हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या करना पड़ता है, दीपन पाचन अनुलोमन और रस पाचक देना पड़ता है, जैसा कंडीशन। क्योंकि हमने अगर डायग्नोसिस कर लिया ना तो हमें चिकित्सा करना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह से मानसिक कारण मैंने बताया कि काम क्रोध शोक भय मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष, ये जो है इसका इफेक्ट जरूर मेंसेस पे पड़ता है। कोई बहुत ज्यादा डरने वाले लोग रहते हैं, घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है, तो मैं जैसे एग्जाम वगैरह आ गया या कुछ और कोई कारण हो गए उसकी वजह से मेंसेस जो रहते हैं वो डिलेड हो सकते हैं या जल्दी आ सकते हैं, या फिर डिसमेनोरिया हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है। मानसिक कारण का जरूर इफेक्ट होता है जो रस धातु पे इफेक्ट करता है, और रस धातु का दुष्टि हुआ तो रजो दुष्टि जरूर हो जाती है। तब भी हमें हम लोग चिकित्सा जब भी करते हैं तो हमारे सर ऐसे हमें बताते हैं कि स्त्री रोगियों को जब भी हम चिकित्सा करते हैं, स्त्री रुग्णा को जब भी चिकित्सा करते हैं, तो हमें हर समय आप कोई भी व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा करिए, दोष दूष्य समूर्छना को भंग करिए, लेकिन हमें ना सबसे पहले रज की चिकित्सा जरूर करना चाहिए। जिस तरह के सामान्य चिकित्सा सिद्धांत क्या बताया जाता है कि आप लोगों को कोई भी पेशेंट आए तो दीपन पाचन अनुलोमन करना चाहिए, उसी तरह से स्त्री रुग्णाएं हैं तो उनमें सबसे पहले रज को प्राकृत करने का चिकित्सा करना चाहिए। क्योंकि पूरा शरीर में जो सौंदर्य है,
चेहरे में सौंदर्यता है वह रज पे ही डिपेंड करता है। अगर रज प्रवृत्ति विकृत हो गई तो उसकी वजह से पिंपल्स आने लगते हैं और जो सौंदर्य है वह कम होने लगता है या फिर कुछ ना कुछ विकृति आने लगती है। तो कभी भी रज की चिकित्सा करना चाहिए। अभी मैं आप लोगों को कुछ कुछ मेडिसिन में बताऊंगा कि रज की चिकित्सा के लिए क्या क्या द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। अब मैं थोड़ा आप लोगों को 4 तरह का रजो दुष्टि बता देता हूँ। ऐसे तो रजो दुष्टि बहुत है, लेकिन कुछ कुछ मेन जो स्पेसिफिक हमें दिखने को मिलते हैं वो मैं बताता हूँ। तो वात दुष्ट जो रज रहता है, मतलब वायु का प्रकोप की वजह से जो मेंसेस आता है, उसमें क्या सिम्टम रहेंगे अभी मैं बता रहा हूँ। आप अपने पेशेंट में देखें तो आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे कि वात दुष्ट जो रज रहता है उसका स्वरूप काले रंग का होता है, ब्लैकिश होता है पूरा। उसी तरह से प्रमाणता वो कम होता है, बहुत ज्यादा स्कैंटी मेंसेस होते हैं। उसी तरह से पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन बहुत ज्यादा होता है, सीवियर पेन होता है, डिस्मेनोरिया होता है। उसी तरह से मल मूत्र की प्रवृत्ति साफ नहीं होती है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिपेटेड है या फिर मल प्रवृत्ति हो रही है, लेकिन समाधान कारक जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए वह नहीं होता है। यूरिनेशन में भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। इसी तरह से कटिशूल, कमर में दर्द बहुत ज्यादा होता है, लोअर बैक पेन बहुत ज्यादा सीवियर होता है, वो पूरा सैक्रम का एरिया है ना, वहां पे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। उसी तरह से रज प्रवृत्ति के टाइम पे प्रेशर देना पड़ता है और प्रेशर देने के बाद थोड़ा सा क्लॉट आता है, मतलब इतना ज्यादा तकलीफ होने लगता है। और उसके बाद में 1 या 2 दिन ही रज प्रवृत्ति होती है। यह बात दुष्ट रजो दुष्टि की वजह से ऐसा होता है। फिर उसी तरह से आलस्य बहुत ज्यादा आता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, शरीर में गुरुता बहुत ज्यादा आती है, हैवीनेस बहुत ज्यादा आ जाता है। इसी तरह से बात दुष्ट रज बहुत दिन तक अगर रहा तो मतलब मेंसेस क्लियर नहीं होगा तो स्थूलता बढ़ जाती है, शरीर में बहुत ज्यादा मोटापा आ जाता है और मतलब फिर उसके बाद में हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगते हैं। और फिर ये बात जन्य जो दुष्टि है ना, इसकी वजह से पीसीओडी, फाइब्रॉइड ऐसी संप्राप्तियां होने लगती है। वो मेंसेस जो आर्तव है ना वो हर महीने साफ हो जाना चाहिए। अगर वायु की वजह से वो अवरोधात्मक संप्राप्ति हो रही है या क्षयात्मक संप्राप्ति हो रही है और वो रज नहीं निकल पा रहा है, रास्ता ब्लॉक है, रास्ता सूख गया है, वो रज नहीं निकल पा रहा है, तो वह जाके विमार्गमन करके फिर वो पीसीओडी कर सकता है या फिर फाइब्रॉइड कर सकता है, एंडोमेट्रोसिस कर सकता है या फिर एडिनोमायोसिस कर सकता है। ये वायु बहुत डेंजर है, मतलब तो इसलिए हमें बात दुष्ट रज का चिकित्सा करना चाहिए। अब इसका सार्वदेहिक लक्षण क्या होता है कि अगर वात दुष्ट जो रज प्रवृत्ति हो रही है, रजो दुष्टि है, तो उसकी वजह से सार्वदेहिक संधिवात होने लगता है, ज्वाइंट पेन बहुत ज्यादा होने लगता है। उसी तरह से भ्रम होता है, चक्कर बहुत ज्यादा आता है, मूर्छा होती है। उसी तरह से चेहरा हमेशा दुखी रहता है, मतलब कभी भी आप वो पेशेंट को देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि उसको बहुत बड़ा बड़ा दुख है, उसको उसके लाइफ में जो दुख है वो दुनिया में किसी को नहीं है, इतना वो दुखी चेहरा रहता है, क्योंकि वो पेन ही इतना ज्यादा होता है, पेनफुल मेंसेस होते हैं। तो ये बात दुष्ट रजो दुष्टि ऐसा होता है। अब इसके बाद में आता है पित्त दुष्ट रजो दुष्टि। जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आप लोग को क्लासरूम में कोई भी नहीं बताएगा, ये हमारे सर जी ने हमें क्लिनिक में सिखाया है और सारा जो भी है वो मैं अपने आदरणीय गुरु जी के नोट से बता रहा हूँ, क्योंकि ये आप लोगों को काम आएगा। और ये सिंपल सिंपल लैंग्वेज में है, जो प्रैक्टिस से हमारे सर ने देखा है, समझा है और हम लोग को सिखाया है। उसी तरह से पित्त दुष्ट जो रजो दुष्टि रहती है, उसमें क्या होता है कि अत्यार्तव होता है, बहुत ज्यादा हैवी मेंसेस आते हैं, दुर्गंधित रज प्रवृत्ति होती है, बहुत गंदा स्मेल आता है। उसी तरह से अधिक काल तक रहता है और बारंबार रज प्रवृत्ति होती है। तो मेटोरेजिया, मेनोरेजिया जो बोलते हैं, यह पित्त के वजह से होता है। तो यही संप्राप्ति पित्तज रजो दुष्टि आगे जाके अधोग रक्त पित्त भी हो सकता है। तो हमें वो कंसिडर करना चाहिए। शुरुआत ऐसे ही होती है कि अत्यार्तव होने लगता है, दुर्गंधित रज प्रवृत्ति होती है, बहुत ज्यादा दुर्गंध आने लगता है, बहुत टाइम तक होता है और बारंबार रज प्रवृत्ति होती है। मतलब जो एक साइकिल है 28 डेज का, उसके बीच में भी कभी भी आ जाएगा मेंसेस, और कभी कभी स्पॉटिंग होने लगता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। उसी तरह से सार्वदेहिक अगर लक्षण देखेंगे तो मंद ज्वर होता है, हल्का हल्का बुखार रहता है पेशेंट को, दाह बहुत ज्यादा होता है। और ये सारा चीज जो है ना, वो धूप में घूमने की वजह से, बहुत ज्यादा क्रोध करने की वजह से, चाय पीने की वजह से, उसी तरह से पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करने से, अजीर्ण में भी भोजन करने की वजह से, ये सारा पित्त जन्य रजोदुष्टि होने लगता है। फिर बहुत प्यास लगती है पेशेंट को, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, कितना भी पानी पी ले लेकिन वो सूखापन रहता है और दाह रहता है, बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा रहता है। योनि में भी दाह होता है, ऐसा लगता है जैसे कि पूरा जलता हुआ कोयला वहां योनि के प्रदेश में रख दिया है, बर्निंग बहुत ज्यादा होता है। फिर जो ये लोअर एब्डोमेन है वहां पे दाह होता है, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे, और फिर व्याधि क्या क्या हो जाती है,
पित्तज रजो दृष्टि की वजह से कुछ कुछ व्याधियां भी होने का चांसेस रहता है, जैसे पित्तज पांडु होने का चांसेस रहता है, फिर गर्भपात होने का चांसेस रहता है, फिर हृदरोग होने का चांसेस रहता है। यह प्रैक्टिस के अनुभव से समझ आया है और बहुत सारे ग्रंथों का आधार लेके ये समझ आया है कि पित्तज रजो दृष्टि कितना डेंजरस है। अत्यार्तव भी हो रहा है, फिर उसमें बारंबार रज प्रवृत्ति हो रही है, दाह हो रहा है, मूर्छा हो रहा है, भ्रम हो रहा है, गर्भपात होने तक की संभावना रहती है, हृदरोग हो रहा है, फिर पित्तज पांडु हो रहा है, मंद ज्वर हो रहा है, और यूनि प्रदेश में दाह हो रहा है, लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा बर्निंग और पेन हो रहा है। तो ये पित्तज रजो दृष्टि होता है। इसको डायग्नोस करते हुए आना चाहिए कि ये रजो दृष्टि है तो वातज है कि पित्तज है कि कफज है। पेशेंट से हमें पूछना चाहिए, पेशेंट क्या पता हमें साइंटिफिक लैंग्वेज में ना बता पाए, लेकिन उसके बातों से ही हमें समझ के और एनालिसिस करना चाहिए कि ये पित्तज रजो दृष्टि है। इसी तरह से कफ दुष्ट रजो दृष्टि जब रहती है तो हमें ये देखना चाहिए कि जो स्त्राव निकल रहा है वो बहुत ज्यादा श्लक्ष्ण निकल रहा है, बहुत ज्यादा पिच्छिल निकल रहा है, चिपचिपा चिपचिपा निकल रहा है, स्त्यान निकल रहा है, बहुत ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा, कहीं पर भी जम जा रहा है थक्के थक्के, फिर ठंडा रहता है, पेशेंट को लगता है कि कुछ तो ठंडा चीज निकल रहा है, फिर मछली के गंध जैसा निकलता है, जिस तरह से फिश होते हैं ना, फिश उस तरह का स्मेल वाला आता है, और श्वेताब सफेद ऐसे व्हाइट डिस्चार्ज टाइप निकलता है। तो इसको हम पूरा लिकोरिया श्वेत प्रदर को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो सफेद होता है। अब सार्वदेहिक लक्षण अगर देखेंगे तो उल्टी आती है, छर्दी होता है बहुत ज्यादा, हुरलास होता है, मतलब जी मिचलाता है बहुत ज्यादा, खांसी बहुत ज्यादा आती है पेशेंट को, और ग्लानी होती है, मन में बहुत ज्यादा ना ऐसे लिथार्जी फीलिंग होता है, बहुत ज्यादा ऐसे लगता है गिडीनेस हो रहा है, इस तरह का फीलिंग होने लगता है। और इसके वजह से कफज रजो दृष्टि की वजह से अगर विमार्गमन हो गया उसका तो अर्श व्याधि हो सकती है, या स्थूलता हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है, मोटापे की बीमारियां हो सकती है, और फिर वो और आगे जाके हार्मोनल इम्बैलेंस करके हिरसुटिज्म हो सकता है। तो कफज रजो दृष्टि है वो कितना डेंजरस है उसको जानना जरूरी है। अगर डायग्नोसिस अच्छे से हो गया कि ये कफज रजो दृष्टि का पेशेंट है तो उनको हम जो ट्रीटमेंट देते हैं कफज रजो दृष्टि की, तो आसानी से वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं और आने वाली बहुत सारी व्याधियों से हम बचा सकते हैं। इसी तरह से ग्रंथिरज, मतलब ग्रंथिरज फॉर्मूला भी हमारे सर बताते हैं। एक ग्रंथिरज मतलब गांठ गांठ आती है, क्लॉट क्लॉट्स आते हैं, कभी कभी पेशेंट को इतना पेनफुल फीलिंग होता है कि गांठ निकलने के बाद, क्लॉट निकलने के बाद थोड़ा रिलीफ होता है। तो यह बात कफज रजो दृष्टि रहती है, इसमें कफ का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, वायु का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो उसको हमें डायग्नोस करना चाहिए कि ये किस तरह का है। इसी तरह से होता है कुणभ ग्रंथि रजो प्रवृत्ति। कुणभ ग्रंथि में क्या होता है कि डेड बॉडी के जैसे डेड बॉडी मरता है तो वो कैसे बदबू आ रही होती है, आप लोगों ने डिसेक्शन हॉल में देखा होगा डेड बॉडी का कितना गंदा स्मेल आता है, उसी तरह से कुणभ ग्रंथि रज प्रवृत्ति होती है। उसी तरह से पुय गंधी रज प्रवृत्ति, पुय गंधी मतलब पस की तरह अगर आता है या पुय सदृश रक्त आता है और रज आता है, मतलब उसमें ना जो रज निकल रहा है ना उसमें ऐसा लगता है कि पस है, अंदर ही अंदर इंफ्लेमेशन है और उसकी वजह से वैसे रज प्रवृत्ति हो रही है। तो ये जो है ना, ये मैंने कुछ कुछ मेन बता दिए, ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं, इनको जानना बहुत जरूरी होता है। अब इसके बाद में अब मैं कुछ चिकित्सा बताऊंगा जो आप लोगों को काम आएगा। डायग्नोसिस भी करना जरूरी है, चिकित्सा भी जानना जरूरी है। तो कुछ मैं आप लोगों को सामान्य चिकित्सा बताऊंगा कि हर तरह के पेशेंट को, मतलब कोई भी पेशेंट है आपके पास, स्त्री रुग्ण है, जैसे हम लोग कोई भी पेशेंट आते हैं तो हम लोग काय चिकित्सा के हिसाब से देखते हैं, तो दीपन पाचन अनुलोमन देते हैं। इसी तरह से कुछ गायनेक का प्रैक्टिस जो लोग करते हैं, कोई भी पेशेंट आए तो उनको आप ये सामान्य चिकित्सा दे दीजिए। तो सर का, हमारे गुरुजी का एक फॉर्मूला है रजत योग, उसमें क्या डाला है तो शतावरी है 1 चम्मच, शंख भस्म है 1/4 चम्मच, गुड़ुची सत्व 1 चम्मच, और रौप्य भस्म चांदी का भस्म 1/4 चम्मच। इसको लेना है, मिक्स कर देना है और इसका 14 पुड़ी बना के और सुबह शाम देना है। फिर से मैं बताता हूँ, शतावरी 1 चम्मच, शंख भस्म 1/4 चम्मच, अमृता सत्व 1 चम्मच और रौप्य भस्म 1/4 चम्मच। इसको मिक्स कर देना है, 14 भाग की पुड़िया बनानी है और सुबह शाम पेशेंट को गर्म पानी के साथ देना है। इसको बोलते हैं रजत योग। इससे ना हर तरह का वातज हो गया, पित्तज हो गया, कफज हो गया, कुणभ ग्रंथि हो गया, पोय ग्रंथि हो गया, सभी में ये काम करता है और ये रज को साफ करता है, हर दोषों का शमन करता है। इसलिए रजत फॉर्मूला का प्रयोग करना है और इससे खुल के मेंसेज आते हैं, अच्छा मेंसेज आने लगता है। गर्भाशय को ये बल देता है क्योंकि रौप्य भस्म डाला हुआ है, गुड़ुची सत्व डाला हुआ है, वहां पर जो पूरा आर्तव स्त्रोत में अवरोधात्मक संप्राप्ति है, वो पूरा आम का पचन करता है, स्त्रोतोरोध को दूर कर देता है और बल देता है। इसलिए शतावरी डाला हुआ है, शंख भस्म डाला है जो पित्त की जो उष्णता है, क्योंकि रज है वो उसका कहीं ना कहीं कंसिडरेशन रक्त धातु से आता है। रज और रस और रक्त रज का रस से होता है परिपोषण, लेकिन रक्त का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो रक्त और पित्त का आश्रय संबंध रहता है।
तो इसलिए शंख भस्म डाला हुआ है। गुड़ुची सत्व डाला है, तो गुड़ुची सत्व रक्त धातु पे भी काम करता है और रसायन का भी कार्य करता है। और चांदी का भस्म हीट कम करता है, इसलिए पहले के जमाने में चांदी के जो पायल वगैरह पहनने का वो था, कमरबंद भी चांदी का पहना जाता था, चांदी के आभूषण पहने जाते थे कि हीट निकल जाए हमारा और पित्त जो है वो बैलेंस हो जाए। और गर्भाशय को बल देता है द्रौप्य भस्म, इसीलिए शतावरी है एक भाग, शंख भस्म है 1/4 भाग, गुड़ुची सत्व है 1 चम्मच और रौप्य भस्म है 1/4 भाग। और इसको सुबह शाम थोड़ा थोड़ा मात्रा में इसका 14 भाग कर देना है और गर्म पानी के साथ देना है। दूसरा क्या करना है कि कोई भी पेशेंट हमारे पास आते हैं गायनिक प्रैक्टिस में, हम लोग को अनंता और मंजिष्ठा इसका फांट देना चाहिए। मतलब 4-4 चम्मच दे दिया, उसका 14 पुड़ी बना दे। और अनंता और मंजिष्ठा, इससे क्या होता है कि रज जो है वो अच्छे से आने लगता है, रज का साफ सफाई हो जाता है, जिसको हम जैसे हम बोलते हैं रक्त शुद्धि, रक्त का प्रसादन। तो अनंता, अनंता मतलब सारिवा और मंजिष्ठा, ये रज का प्रसादन कर देती है, अच्छा क्वालिटी का रज बनाते हैं। और ये गर्म पानी, 1 गिलास गर्म पानी करके अनंता डालिए 1 चम्मच और 1 चम्मच आप मंजिष्ठा डालिए, मिक्स कर दीजिए और इसका सेवन करिए। या फिर दोनों को मिक्स करके 1 चम्मच, जितना पेशेंट का अग्नि बता रहे उस हिसाब से डोजेस देना है। हमारे सर ये बताते हैं कि 1 हफ्ते की दवाई में 4 चम्मच अनंता, 4 चम्मच मंजिष्ठा, इसको मिक्स करके रखना है। मतलब 8 चम्मच हो गया, 8 चम्मच का 14 भाग कर दिया, तो मतलब आधा चम्मच अंदाज से उतना अगर हम लोग देते हैं तो पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से ताप्यादि लौह जो है वह रस पे भी काम करता है, रक्त में भी काम करता है, रज में भी काम करता है। मतलब रज धातु, रज पे भी काम करता है, रक्त पे भी करता है, रस पे भी करता है, रक्त का प्रसादन करता है, अच्छा क्वालिटी का रक्त बनाता है, रज बनाता है, रस बनाता है। तो इसीलिए, और ये खुद ही लौह है, ताप्यादि लौह है, तो यह रक्त का वर्धन भी करता है। तो इसीलिए इसको 1-1 गोली दिन में 3 बार देना चाहिए। हर गायनिक प्रैक्टिस में ताप्यादि लौह जरूर देना चाहिए, ऐसा हमारे सर जी बताते हैं, हमारे गुरु जी बताते हैं कि हर पेशेंट को, क्योंकि एनीमिया और ये रज का जो तकलीफ है ये सबको होता है। जैसे बोलते हैं कि रोगा सर्वेपि मंदाग्नो, सारे रोग मंद अग्नि की वजह से होता है। तो काय चिकित्सा की प्रैक्टिस करने में, काय चिकित्सा का ओपीडी में हम लोग दीपन पाचन अनुलोमन से ही कोई द्रव्य शुरू करते हैं। लेकिन गायनेक प्रैक्टिस में हम लोग क्या करते हैं, ताप्य दिलाओ, अनंता और मंजिष्ठा का फांड, फिर वो रजत योग जो बताया उसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से रक्त धातु को और अच्छा बनाना है हमें, तो हरित की 1 भाग, मंडूर भस्म 1/4, ये रक्तवर्धक योग है, ये रक्त को बढ़ाता है। तो मंडूर भस्म 1/4 चम्मच और स्वर्ण माक्षिक 1/4 चम्मच और प्रवाल 1/4 चम्मच ये ले लेते हैं। फिर से मैं बताता हूँ, हरित की 1 चम्मच, हरित की इसलिए डाला है कि वो पेट को साफ करता है। मंडूर भस्म मेन है, मंडूर भस्म 1/4 भाग प्लस स्वर्ण माक्षिक 1/4 भाग प्लस 1/4 भाग प्रवाल भस्म, इसको लेते हैं सुबह शाम के मात्रा में गर्म पानी से देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से गर्भाशय को बल देना है, गर्भाशय की शुद्धि अच्छे से होना चाहिए हर महीने, इसलिए हम लोग अशोका रिष्ट का प्रयोग करते हैं। आप लोग हर पेशेंट को, आपके पास जो मतलब जो मीनार्के के केसेस आते हैं वहां से लेके और जब तक मेनोपॉज नहीं हो जाता या बाद की अवस्था में भी, जब भी आपके पास गायनेक प्रैक्टिस में कोई भी लेडी आती है तो सभी को अशोका रिष्ट जरूर चला दीजिए, या देवदारवा रिष्ट चला दीजिए, या दशमूला रिष्ट चला दीजिए। और ये रसायन के रूप में देते हैं। तो ये गर्भाशय जो है, स्त्री का जो 3 ही आशय रहते हैं, 2 स्तन्याशय और 1 गर्भाशय, तो ये आशय में बल देता है। तो इसलिए देवदारवा रिष्ट या फिर आप अशोका रिष्ट या दशमूला रिष्ट इसको देना है, 3-3 चम्मच सुबह शाम देना है और रसायन के रूप में आप कंटिन्यू दे सकते हैं। इसी तरह से नागकेशर और मुस्ता 4-4 चम्मच लेना है। और अत्यार्तव की कंडीशन रहती है या हीट रहता है बहुत ज्यादा या वाइट डिस्चार्ज होता है, तो नागकेशर और मुस्ता इसको आप हर पेशेंट को आप दीजिए, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। सुबह शाम आप डिवाइडेड डोज में करके 4 चम्मच नागकेशर है, मुस्ता 4 चम्मच है, 1 हफ्ते का दवाई है, उसको आप 14 डोज में करके और सुबह शाम दे दीजिए गर्म पानी के साथ, तो पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अब इसी तरह से रजोदुष्टि की विशेष चिकित्सा मैं बता रहा हूँ। तो वातज रजोदुष्टि के जब पेशेंट आते हैं या वातज प्रदर के पेशेंट आते हैं, और या फिर प्रदर हो या ना हो लेकिन वात का इसमें इन्वॉल्वमेंट है और बहुत ज्यादा डिसमेनोरिया हो रहा है, तो सॉर्वरचल 1/2 चम्मच लेना है, जीरा के 1 चम्मच लेना है, यष्टि मधु 1 चम्मच लेना है, पद्मकाष्ठ 1 चम्मच लेना है और इसको सुबह शाम लेना है। और दही के साथ या दही के ऊपर का जो मस्तूर रहता है उसके साथ देंगे तो वातज रजोदुष्टि में बहुत अच्छा काम होता है। दूसरा गोक्षर आदि गुग्गुल है, वो 1-1 गोली सुबह शाम देते हैं, और वो भी किसके साथ देते हैं, तो मनुका जो रहता है किशमिश, उसके फांट के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से ताप्यादि लौह दे दीजिए। और रक्तवर्धक दवाइयां जैसे कि
आपने दाढ़िमा वलय दे दिया, द्राक्षारिष्ट दे दिया, द्राक्षा वलय दे दिया, ऐसे रक्तवर्धक दवाई के साथ ताप्यादि लौ का प्रयोग करेंगे तो वातज रजो दृष्टि में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से गाजर का स्वरस निकाल के और वह सुबह शाम दे दीजिए तो गाजर के रस से या वातज रजो दृष्टि में बहुत अच्छा फायदा होता है। और वातज रजो दृष्टि है तो उसमें तो बस्ती और नस्य तेल का बस्ती, मात्रा बस्ती और नस्य तेल का, जैसे शीर वाला तेल का दे दिया तो वह बहुत ही अच्छा काम करता है वायु का शमन करके। और रजो दुष्टि के जितने भी कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे अधोदर शूल हो रहे हैं, डिसमेनोरिया हो रहा है, मेंसेस खुल के नहीं आ रहे हैं या मेंसेस जो आ रहे हैं वो बहुत स्कैंटी आ रहे हैं और उसमें पेनफुल मेंसेस हो रहे हैं, इन सब में ये बस्ती और नस्य का बहुत ज्यादा रोल रहता है। इसी तरह से पित्तज रजो दुष्टि के पेशेंट आते हैं या पित्तज प्रदर के पेशेंट आते हैं तो हमें क्या करना है कि हमें ना जो ये रहता है चौलाई का साग रहता है, चौलाई का साग का रस मधु के साथ देना है तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और इसी तरह से ये हम लोग को ना पित्त शामक चिकित्सा करना पड़ता है, जैसे कामदूधा रस दे दिया, गुलकंद के साथ दे दिया, प्रवाल पंचामृत दे दिया, प्रवाल पिष्टी दे दिया, शंख भस्म दे दिया, सुध शेखर रस दे दिया, मधुर तिक्त कषाय रस में शतावरी चूर्ण दे दिया। मधुर रसात्मक जो शतावरी है वो पित्त जो दृष्टि में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से सारिवा है, अनंता जिसको बोलते हैं आंवला है, वो पित्त पे बहुत अच्छा काम करता है। गुलकंद के साथ दीजिए, आंवला का मुरब्बा के साथ दीजिए तो दाह पाक और योनि में दाह हो रहा है, बर्निंग हो रहा है और बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, वो मूर्छा भ्रम ये सारे चीज कम हो जाते हैं। पित्त की सारी चिकित्सा करना है। इसी तरह से कफ दुष्ट अगर रजो दुष्टि है, कफ की वजह से अगर रजो दुष्टि या कफज प्रदर हो रहा है, श्लेष्म प्रदर हो रहा है तो मुस्तादी गण का प्रयोग करना है, जो वाग्भट में लिखा है उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। या हम लोग ग्रंथिरज का जो फॉर्मूला है हमारे सर का, त्रिकटु पाठा और इंद्रियव, इसका प्रयोग करते हैं तो कफज रजो दृष्टि में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से कुणभ ग्रंथि है, मतलब डेड बॉडी की तरह स्मेल आ रहा है तो हमें क्या करना है, तो हमें चंदन का हिम देना है या फांट देना है। एक गिलास ठंडा पानी लीजिए, उसमें चंदन पाउडर डाल के मिक्स करके पेशेंट को सुबह और शाम पिला दीजिए, या फांट दीजिए, गर्म पानी करके 1 चम्मच डालिए, या तो नॉर्मल पानी या गुनगुना पानी, इन सब में चंदन का फांट देने से पूरे गंदी रज प्रवृत्ति है उसमें भी फायदा होता है, कुणभ ग्रंथि गंदी रज प्रवृत्ति होती है उसमें भी फायदा होता है। इसी को आधार मान के मैंने थोड़ा ऐड किया है कि मैं चंदन और हल्दी इसका मैं मतलब फांट के रूप में या हिम के रूप में पेशेंट को देता हूं। हर पेशेंट को जिसको भी पुए गंदी रज प्रवृत्ति हो रही है या कुणभ गंदी, पेशेंट खुद ही बोलते हैं कि हमको ना सर बहुत ज्यादा गंदा स्मेल आ रहा है, इस तरह का रज प्रवृत्ति होता है, तो उस उनके या कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे वो कंप्लेंट लेके आते हैं तो वो कुणभ गंधी होता है या पुए गंधी होता है। तो उसमें और हमें ऐसे हम लोग तो ऐसे झांक झांक के देख नहीं सकते हैं, पेशेंट जो हमें बताते हैं उसी हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो चंदन का हिम देते हैं, मैं चंदन और हल्दी डाल के देता हूँ तो हिम और फांट से देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से पुरुष गंधी रज प्रवृत्ति ऐसा जब हो रहा है, पुरुष गंधी मतलब स्टूल की तरह गंदा स्मेल वाला आ रहा है तो वमन और विरेचन से शरीर को पूरा शुद्ध करना है, क्योंकि ये आम संचित बहुत ज्यादा है, स्त्रोतरोध है बहुत ज्यादा, मल साफ नहीं हो रहा है और वह रज में जाके मल जाके फिर वो क्या होता है कि पुरुष गंधी रज प्रवृत्ति हो रही है। और इसमें दूसरा क्या करना है, हींग लेना है, उशीर लेना है, चित्रक सिद्ध कोई घृत का प्रयोग करना है तो वो बहुत अच्छा फायदा होता है। हिंग, उशीर और चित्रक सिद्ध घृत पान का प्रयोग करें तो पुरुष गंधी रज प्रवृत्ति, क्योंकि दीपन पाचन रहता है, उशीर और हिंग जो है वह बैलेंस कर देता है वहां जो संप्राप्ति हुई है। और बालक और वृद्ध कोई भी इंसान भी है, मतलब नॉर्मल मेल पेशेंट भी है, उनको अगर मल में बहुत ज्यादा दुर्गंधी आ रही है तो आप क्या करिए कि हींग लीजिए, उशीर लीजिए और चित्रक लीजिए, उसको घृत के साथ दीजिए, घृत सिद्ध करके दीजिए तो पेशेंट का, बच्चों को भी बहुत ज्यादा गंदा स्मेल वाला मल प्रवृत्ति हो रहा है उसमें भी फायदा होता है। और मेंसेस में भी मल प्रवृत्ति में बहुत ज्यादा पुरुष गंधी हो रहा है उसमें भी हींग, उशीर और चित्रक सिद्ध घृत पान इसका प्रयोग करते हैं, सिद्ध करिए या घी के साथ दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से रक्त प्रदर अगर के पेशेंट आते हैं तो हमें अधोग रक्तपित्त की चिकित्सा करना है। अधोग रक्तपित्त में क्या बताया, तो वमन बताया, वमन श्रेष्ठ है। इसी तरह से सशूल और सशब्द रज प्रवृत्ति हो रही है तो ऐसे रज प्रवृत्ति होकर रक्त प्रदर हो रहा है तो उसमें हमें वह रक्त प्रदर होता है। और अगर शूल नहीं हो रहा है और या फिर उसमें सकष्ट नहीं हो रहा है, सशब्द नहीं हो रहा है रजस्त्राव, तो वह रक्तपित्त होता है। तो अधोग रक्तपित्त में जैसे कि आप लोगों ने ऊर्ध्वक रक्तपित्त में देखा होगा कि अपने आप ही निकलने लगता है, बिना कुछ किए ही खून आने लगता है। अधोग रक्तपित्त में भी अपने आप बिना कुछ किए ही पेन आने ये मेंसेस आने लगते हैं, हैवी मेंसेस आने लगते हैं। बिना पेन का जो रहता है वो अधोग रक्तपित्त रहता है। लेकिन अगर पेन हो रहा है,
बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होके मेंसेस, हैवी मेंसेस आ रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आवाज़ करके मेंसेस आ रहे हैं, उसमें एयर बबल्स निकल रहे हैं इसलिए आवाज़ निकल के आ रहे हैं, तो वह हमें ये समझना चाहिए कि वह रक्त प्रदर है। इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके समझना चाहिए। मैं आप लोगों को और भी नेक्स्ट कभी लेक्चर्स में और कुछ कुछ ऐसे चीज़ें बताऊंगा जो आपके प्रैक्टिस में छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो आपको प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें क्योंकि बताने वाला ही कोई नहीं होता है, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं गायनिक प्रैक्टिस वो बताते नहीं है ओपनली कि हमें आयुर्वेद के हिसाब से कैसे डायग्नोज करना है और किस तरह की दवाई देनी है। तो इसीलिए मैं छोटी छोटी बातें अपने सर के नोट से बता दिया जो आप लोग को जरूर काम आएगा। अभी आप लोग के जो भी कमेंट्स है उसका मैं उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शुभा मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रीना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गौरव जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ये थोड़ा हैंग हो रहा है, ये थोड़ा सा ये जाने लगे, स्क्रॉल होने लगे, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजकुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनील कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर बोल रहे हैं, सर प्रणाम, आपके सानिध्य में ज्ञान अर्जित करते हुए मैंने एक लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और डिस्क हर्निएशन के पेशेंट को ठीक कर दिया, जिसको एलोपैथी के डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बताया दिया था। एवं आपको एवं जोशी सर और आयुष दर्पण के सभी विद्वान वैद्यों को कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बढ़िया बताया सर, प्राउड ऑफ यू सर, आपने बहुत अच्छा काम किया, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट को ठीक कर दिया। आप आज इंटरेक्टिव सेशन में जरूर बताइएगा सर। डॉक्टर मुकेश साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रश्मि जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग को जो भी कोई डिफिकल्टी आ रही है अपने प्रैक्टिस में, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तो आप आयुष दर्पण पे रखिए, हम जरूर उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अमन वोरा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विन्यासा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी बोल रहे हैं, सर एट मिनाक के हैविंग अशोकारिश ड्यूरिंग पीरियड इंक्रीज फ्लो ऑफ पीरियड बाय दिस। ठीक है ना, अशोकारिश से गर्भाशय को बल मिलता है और वह मेंसेस अच्छे से आ रहे हैं, वो फ्लो ऑफ पीरियड अच्छा हो रहा है, तो ठीक है ना, साफ होने दीजिए। अशोकारिश तो बहुत अच्छा रहता है वो, उसमें आप ये मत सोचिए, वो मेंसेस को एनहांस करता है, एंडोमेट्रियम लेयर को स्टिमुलेट करता है, और वो अच्छा है, वो साफ होना चाहिए। उसी तरह से फिर वो ग्रोथ अच्छे से होने लगेगी बच्चे की, इसलिए ये सही है, कोई इसमें गलत नहीं है। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वर्षा पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर इतिश्री साहू जी बोल रही हैं कि सर प्रणाम, अशोकारिश पहले से यूज करने से एक्चुअल एज में मेनोपॉज होगा क्या और क्या दे सकते हैं? ऐसा कभी नहीं होता है। अशोकारिश से एक्चुअल एज में मेनोपॉज जो जो टाइम है उसी पे होगा। अशोकारिश रसायन के रूप में मैंने बताया जो यूट्रस को ताकत देता है। अशोकारिश से कभी ऐसे साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा मैंने बताया ना, देवदारवा रिष्ट है, दशमूला रिष्ट है, ये रसायन के रूप में आप दे सकते हैं। तो इससे ये होगा अशोका रिष्ट, दशमूला रिष्ट से, कि वायु का प्रकोप नहीं होगा और मेंसेस रेगुलर हो जाएंगे। एक बार बच्ची के रेगुलर मेंसेस हो गए, फिर आप बंद कर सकते हैं, 1 साल 2 साल बाद बंद कर सकते हैं, तो उसके बाद में फिर उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आगे ये चल के पीसीओडी नहीं बनेगा। आजकल क्या है ना कि सभी बच्चियों को ना पीसीओडी, फाइब्रॉइड या फिर इरेगुलर मेंसेस, डिसमेनोरिया, मेटोरेजिया, मेनोरेजिया, पीरियड्स डिले होना, इरेगुलर होना, ये सब हो ही रहे, क्योंकि खान पान, रात्रि जागरण, व्हाट्सएप या फिर फेसबुक, फिर ट्विटर, फिर और इंस्टाग्राम ने तो बहुत ही बेकार कर दिया। इंस्टाग्राम में तो बहुत ही हो रहा है। और भी बहुत सारे ऐप हैं जो ना बहुत सारा माइंड पे असर करते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। पहले टिकटॉक था, चाइनीज कंपनी को बैन कर दिया मोदी जी ने, नहीं तो टिकटॉक में तो बच्चे ना सुबह से शाम तक टिकटॉक ही देखते रहते थे। तो ये सब की वजह से अशोकारिश देना चाहिए, मेंसेस रेगुलर हो जाते हैं। जब रेगुलर हो गए, आप 3 महीने दीजिए, 6 महीने दीजिए या 1 साल दीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर गौरव खुराना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नवरतन शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दिवाकर शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अश्विनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वैशाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी बोल रहे हैं, सर पेशेंट इज 44 ईयर नॉट हैविंग मेंसेस सिंस 2 इयर्स, व्हाट कैन वी डू? अब उनको मेंसेस नहीं आ रहे, इसका आपको हेतु निकालना पड़ेगा। उन्होंने क्या रात्रि जागरण किया, विगावरोध किया, उन्होंने बहुत ज्यादा चिंता किया, क्या हेतु है? और योनि प्रदेश पूरा ड्राई हो गया क्या, वो देखना पड़ेगा। अगर वो ड्राइनेस की वजह से मेंसेस बंद हो गए, तो अगर ऐसा कंडीशन है, एमेनोरिया है, तो आपको वो हेतु पे चिकित्सा करना पड़ेगा। अगर वजाइनल ड्राइनेस है तो क्यों है,
तो उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाया था क्या, या मेंसेस आगे पीछे करने के लिए हार्मोन्स खाए थे क्या, या फिर एबॉर्शन की हिस्ट्री है क्या, डीएनसी कराया है क्या, क्यों क्यों हुआ है वो, क्यों जब तक आप लगाएंगे ना तब तक आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। और इसमें वायु की चिकित्सा करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि जितने भी योनि व्यापत होते हैं सब वायु की वजह से होते हैं। तो आपको शीरबला तेल उसका देना पड़ेगा। मेंसेस लाने के लिए आप नष्ट पुष्पांतक रस दे सकते हैं, पुष्प धनवा रस दे सकते हैं, ग्रंथिरज फॉर्मूला जो है पाठा त्रिकटोर इंद्रव वो देंगे तो वो मेंसेस आने लगते हैं। या फिर आप रस पाचक दीजिए, रक्त पाचक दीजिए, घृत पान कराइए, फल घृत का सेवन कराइए, आरोग्य वर्धनी दीजिए, सब एक साथ नहीं आगे पीछे, चंद्र प्रभावटी दीजिए, ताप्याली लौ दीजिए, नवायस लौ दीजिए, महामंजिष्ठा दिक्वात दीजिए, सब मेंसेस अच्छा आ जाएगा। और अगर मेनोपॉज हो ही गया है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेनोपॉज हुआ है कि नहीं हुआ है तो उनकी मदर का हिस्ट्री लीजिए कि उनको कब आया था, तो एक अंदाज समझ आता है कि ये मेनोपॉज हुआ है कि एमेनोरिया है, उसको समझ सकते हैं। डॉक्टर विनीता शुक्ला में, अच्छा विनीता शुक्ला मैम बहुत दिन के बाद आई हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं आप तो दिल्ली की। ये बोल रही है सर पेशेंट ओबेज है, मेंसेस वेरी स्कैंटी, स्पॉटिंग 10 to 15 डेज होता है, क्या करें। इसमें अपना ग्रंथिरज फॉर्मूला जो है वो आप दीजिए, जो पाठा त्रिकटु और इंद्रव इसका क्वाथ बना के दे दीजिए। और मैंने जो अभी रजत योग बताया तो गुड़ुची सत्व है, शंख भस्म है, जो मैंने बताया ना ग्रंथिरज फॉर्मूला वह दे दीजिए, और रौप्य भस्म है, तो उससे अच्छा हो जाएगा। और अगर स्कैंटी तब भी है तो आप ये जो तिल होता है, तिल तिल का काढ़ा बना के गुड़ डाल के वो पिला दीजिए, तो वो आर्तव जनन होता है, उससे बहुत अच्छे से मेंसेस आने लगते हैं। या उदुम्बर जो फल रहता है, गुलर जो बोलते हैं, उदम्बर गुलर का जो फल है या छाल है उसका काढ़ा दे दीजिए, तो मेंसेस खुल के अच्छे से आने लगते हैं। और मेंसेस बनाने के लिए रस पाचक, रक्त पाचक, ताप्या दिलो, नवायस लो, ये सब देंगे तो मेंसेस ज्यादा आएगा। और स्पॉटिंग भी नहीं होगा ये सब में, जब आप अच्छा से प्राकृत कर देंगे तो नहीं होगा। डॉक्टर अश्विनी जी बोल रही हैं अगर आप विनीता शुक्ला मैम ये केस को मुझे और अच्छे से बताएंगे तो मैं और अच्छे से दवाई बता पाऊंगा। एक मैं सामान्य चिकित्सा बता रहा हूँ, स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। डिसमेनोरिया का सर्वर्चल क्या है, सर्वर्चल एक्सेट्रा जो आपने जो बताया प्लीज रिपीट। अच्छा डिसमेनोरिया के जो मैंने बताया ना वो मैं फिर से बताता हूँ, क्योंकि ना बहुत ही ये हमारे सर का, और ये मतलब मैंने भी यूज किया है, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। एक मिनट रुकिए, सर्वर्चल वाला जो मैंने बताया ना, हाँ ये वातज रजो दृष्टि में है, सौरवर्चल हाफ चम्मच। अश्विनी जी लिखे सौरवर्चल हाफ चम्मच, आप ये नहीं तो ले ही लीजिए ना मेरा नोट्स, आपको काम आएगा। सौरवर्चल नमक हाफ चम्मच, जीरक जीरा जो रहता है 1 चम्मच, यष्टि मधु 1 चम्मच, पद्मकाष्ठ 1 चम्मच, इन सबको मिक्स करना है और इसका 14 डिवाइडेड डोज करना है। सौरवर्चल हाफ चम्मच, जीरक 1 चम्मच, यष्टि मधु 1 चम्मच, पद्मकाष्ठ 1 चम्मच, इन सबको मिक्स करके 14 भाग करके सुबह शाम देना है। और किसके साथ देना है तो दही के पानी के साथ, दही का ऊपर के पानी के साथ देना है। दूसरा गोक्षुरादि गुकुल 1 गोली सुबह शाम मनुक्का के फांट के साथ देना है, किशमिश का जो फांट होता है उसके साथ देना है। तीसरा है ताप्यादि लौह को देना है कोई भी रक्तवर्धक औषधि के साथ, तो रक्तवर्धक औषधि में द्राक्षावले या फिर द्राक्षा रेश दे सकते हैं, मृद्विका रेश दे सकते हैं, तो इसके साथ देना है। और गाजर का रस मैंने बताया, ये मैं नहीं मेरे सर का नोट से है, और ये सच में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। गाजर का रस, कैरेट का रस है ना वो सुबह और शाम दे दीजिए, आधा आधा कप दे देंगे या 2-2 चम्मच भी देंगे ना तो इससे डिसमेनोरिया में बहुत अच्छा फायदा होता है। ये वातज रजोदुष्टि होती है डिसमेनोरिया, इसीलिए। और फिर बस्ती मैंने बताया, नस्य और बस्ती का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आप शीरबला तेल का 101 आवर्ती वाला शीरबला तेल का नस्य भी दीजिए और मात्रा बस्ती दीजिए, तो नेक्स्ट साइकिल जो आएगा उसमें पेन नहीं होगा, उसके बाद भी साइकिल नहीं होगा, क्योंकि अपने बात को जीत लिया पूरा स्नेहांश देके और बल देके। शीरबला तेल में गाय का दूध है, बला नाम की वनस्पति है, तिल तेल है, तो वो इतना बढ़िया काम करता है, तो डिसमेनोरिया ठीक हो जाता है। आपको ना ये सारे नोट्स है तो बहुत बहुत ही इतना इंपॉर्टेंट है ये ना नोट्स, जो छोटा छोटा एक एक लाइन में फॉर्मुलेशन है और इतना बढ़िया रिजल्ट देता है ना, और ये हमारी किताबों में नहीं दिया है ये सब चीजें, छोटी छोटी बातें। डॉक्टर कमल शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर कमल जी बोल रहे हैं कि एंडोमेट्रियोसिस में क्या दें, उसका पूरा हेतु निकालिए पहले। एंडोमेट्रियोसिस का एक कोई फॉर्मूला एक गोली ऐसा नहीं आता है, उसमें आपको पूरा अच्छे से केस टेकिंग करना पड़ेगा, और आयुर्वेद के हिसाब से केस टेकिंग करके अधोग्रक्त पित्त है क्या या फिर उसमें रजोदुष्टि है क्या वह देखना पड़ेगा। एंडोमेट्रोसिस क्या होता है कि एंडोमेट्रियम में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वो बाहर की तरफ भी चला जाता है यूट्रस के। पूरा अच्छे से केस टेकिंग करिए, फिर मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। डॉक्टर श्री कल्याण जी बोल रहे हैं नमस्ते, प्रणाम आपको। पूजा जी बोल रहे हैं कि सर कैन यू प्लीज रिपीट
जीरक और यष्टि और पद्मकाष्ठ। मैं फिर से बताता हूँ, इसमें डिसमेनोरिया में एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। अभी इतना लिखवाने से अच्छा है कि आप नोट्स ले लीजिए, जेरोक्स करके मुझे वापस दे दीजिए, या आप ही ले लीजिए, इतना बढ़िया है। मेरा तो कोई आगे पीछे है नहीं, तो आप लोगों के ये नोट्स काम है ना, तो इसलिए आप ले लीजिए। इसमें बोले सौरवर्चल हाफ चम्मच, सौरवर्चल नमक हाफ चम्मच, जीरक 1 चम्मच, यष्टि मधु 1 चम्मच, पद्मकाष्ठ 1 चम्मच। फिर से मैं बताता हूँ, सौरवर्चल नमक हाफ चम्मच, जीरक 1 चम्मच, यष्टि मधु 1 चम्मच, पद्मकाष्ठ 1 चम्मच। इसको सुबह शाम लेना है, एक एक चम्मच जो ले लिया इसको 14 डिवाइडेड डोज में करना है, और एक एक सुबह शाम पूरी बना के लेना है दही के पानी के साथ, ठीक है। दूसरा गोक्षुरादि गुगुल, एक एक गोली सुबह शाम मनुक्का के फांट के साथ देना है, ठीक है। ताप्यादि लौ जो है वह रक्तवर्धक कोई भी दवाई के साथ, रक्तवर्धक दवाई मैंने क्या बताया, द्राक्षावले है, द्राक्षारिष्ट है, या द्राक्षासव है, रक्तवर्धक कोई भी दवाई के साथ देना है, ताप्यादि लौ। चौथा है गाजर का रस, गाजर मतलब कैरेट, कैरेट के रस के साथ आपको देना है, ठीक है। पूजा जी आप दीजिए और हमें भी बताइएगा कि हमारे सर का फॉर्मूला आपके पेशेंट में कितना फायदा किया। डॉक्टर प्राजक्ता पाटिल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर पूजा जी बोल रहे हैं नस से आपने सिखाया तो पेशेंट इज वेरी हैप्पी नाउ, ठीक है ना, आप नस से करिए, बहुत पेशेंट को फायदा होता है। डॉक्टर श्वेता जी बोल रहे हैं सर एट मीनार के कैन अशोका रिस्ट बी गिवन थ्रू आउट द साइकिल। देखिए अब इसमें कम डोज में आप दे रहे हैं तो मिनारके में देना है। इसका ये फायदा होता है कि आगे आने वाले मतलब इरेगुलर मेंसेस में हो, क्योंकि खान पान अलग हो रहा है, तो अगर आपने फल घृत दे दिया और अशोका रिच दे दिया तो क्या प्रॉब्लम क्या है। आप अशोक जो है वो तो स्त्री मित्र बताया ना, वो तो अच्छा है, उसमें क्या नुकसान देता है। और आप फल घृत दे रहे हैं तो वो रुक्षता नहीं बढ़ने देगा अशोक का, अशोक जो है वो कषाय रसात्मक रहता है। और हम आसव दे रहे हैं, दीपन पाचन के लिए दे रहे हैं, तो मिनारके में देने में क्या प्रॉब्लम है। आप मिनारके जैसे ही शुरू हो रहा है अशोकारिष्ट और फल घृत एक एक चम्मच दे दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। ताप्यादि लौह दे दीजिए, कितना बढ़िया उसका मेंसेज आ जाएगा। और मतलब उसको क्या होगा कि मतलब आपने कंटिन्यू दिया ना तो उसको कभी डिसमेनोरिया नहीं होगा। आजकल क्या है, एलोपैथी के डॉक्टर्स बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट कि डिसमेनोरिया तो कॉमन है, एक दो दिन तो होता है, कॉम्बिफ्लेम खा लो। ये आयुर्वेद नहीं मानता है। आयुर्वेद मानता है कि हमें वायु को शांत करना है। डिसमेनोरिया एक भी दिन, 1 घंटा, 1 मिनट भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल फ्लो होना चाहिए नॉर्मल। तो इसीलिए हम लोग गर्भाशय को बल्य और रसायन के रूप में अशोकारिष्ट, फलघृत, ताप्यादि लौ या रजत योग ये सब देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्राजक्ता पाटिल, अब मैं जो भी बता रहा हूँ मैंने भी प्रैक्टिस में यूज किया है। मैं अशोका रिच दिया मिनारके के टाइम पे, तो पेशेंट को अच्छा रिजल्ट आया कि इरेगुलर मेंसेस हुए ही नहीं, डिसमेनोरिया हुआ ही नहीं, मेंसेस रेगुलर आ रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम क्या है, अच्छा है ना, किसी का भला हो रहा है हमारे उससे, तो अच्छा है ना। डॉक्टर प्राजक्ता पाटिल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे सब पेशेंट ठीक ही रहें, मैं आराम से बैठूं और मैं पढ़ाई करूं और मैं पूजा पाठ करूं। पेशेंट लेकिन इतना आ जाते हैं, क्यों। हम चाहते हैं कि पेशेंट ना आए, मतलब बीमारी ना पड़े हमारे पास, ना आए, स्वस्थ रहें सब पेशेंट, ऐसा मैं चाहता हूँ। डॉक्टर पूजा जी बोल रहे हैं कि नस से डन सक्सेसफुली इवन इन यंगस्टर गर्ल ऑल्सो। थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा किया। कमल शेलके जी बोल रहे हैं पीसीओडी में थिक ओवेरियन स्ट्रोमा को कफ दुष्टि माने क्या। हमें ऐसे कंपेयर नहीं करना है एलोपैथी का एनाटॉमिकली ये डिफेक्ट करके कफ दुष्टि, ऐसा नहीं होता है। कफ के सिम्टम आ रहे हैं क्या उसमें, अगर वो थिक हो रहे हैं तो क्या कफ के सिम्टम देखिए, हुरलास हो रहा है क्या, फिर छर्दी हो रहा है क्या, प्रसेक हो रहा है क्या, फिर उसके बाद में अंग मर्द हो रहे नहीं अंग साध हो रहा है क्या, स्तैमित्य हो रहा है क्या, कफ के सिम्टम दिख रहे हैं तो कफ का देखिए। पित्त का हो रहा है, दाहपाक ये सब हो रहा है, मूर्छा हो रहा है, भ्रम हो रहा है, पित्त वाला। और उसी तरह से अब वो स्ट्रोमा कैसे भी होगा, एनाटॉमिकली कैसे भी होगा, वायु की वजह से भी हो सकता है, तो डिसमेनोरिया हो रहा है। क्या हो रहा है पीसीओडी में, पीसीओडी मत ऐसा सोचिए, पीसीओडी के कफ, वात पित्त कफ के क्या सिम्टम है उस हिसाब से चिकित्सा करिए। डॉक्टर संजय जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिल सिंह जी बोल रहे हैं सर प्रणाम साहब, आपके द्वारा ज्ञान से हम आयुर्वेद चिकित्सा सीख रहे हैं, थैंक यू, चिकित्सा कर रहे हैं बोल रहे हैं, थैंक यू, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू सर। प्राजक्ता पटेल जी बोल रहे हैं लंबर स्टेनोसिस में मात्रावस्थी कौन सा तेल का दे सकते, इसमें हम लोग, मैं अपने उसमें 101 आवर्ती वाला शीरबला तेल का देता हूँ। आप इसमें स्टेनोसिस है ना तो आप कटी बस्ती कर सकते हैं, उसी तरह से शीरबला तेल है, बहुत बढ़िया काम होता है। चंदन बला लाक्षादी तेल से अच्छा काम होता है, बला अश्वगंधादी तेल, लाक्षादी तेल,
बला अश्वगंधा लाक्षा तेल, इतना बढ़िया बढ़िया तेल है ना, मुरीवेणा तेल, महाविषगर्भ तेल, वो स्टेनोसिस है, पूरा रुक्ष गुण बढ़ गया है, रुक्षता आ गई है, तो वहां पे स्नेहन होना बहुत जरूरी है। तो ये सारे जो द्रव्य है ना, वात शमक भी है, स्नेहन करने से पूरी तरह से पेशेंट ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर पूजा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। कमल जी बोल रहे हैं सर ड्रग इंड्यूस्ड मिनारके में दोस्तों का विचार एंड चिकित्सा। ड्रग इंड्यूस्ड भी है तो वो ड्रग भी लिया ना, कोई भी बीमारी में ड्रग्स भी लिया एलोपैथी का, तो वो वात पित्त कफ को ही बिगाड़ेंगे। हमें वात पित्त कफ के ही हिसाब से देखना है कि रुक्षता बढ़ी है क्या, शूल है क्या, मार्गवरोध है क्या, क्षय है क्या, अगर वायु का है तो। पित्त का अगर होगा, ड्रग इंड्यूस्ड भी है तो एंटीबायोटिक्स खाया और पित्त का हो गया तो दाह पाक, लालिमा, मूर्छा, भ्रम, ज्वर, ये सब पित्त के सिम्टम आएंगे। और कफ का रहेगा तो स्तैमित्य, अंग साध, फिर प्रसेक, फिर हिरलास, छर्दी, वाइट डिस्चार्ज, ये सब हमें ड्रग इंड्यूस्ड भी रहा तो वात पित्त कफ के ही सिम्टम से हमें डायग्नोज करना पड़ता है। डॉक्टर दिनेश चंद्र जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विनीता शुक्ला मैम नमस्ते, प्रणाम आपको, थैंक यू। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी बोल रहे हैं थ्रेटन अबॉर्शन में क्या दें। थ्रेटन अबॉर्शन हो रहा है तो क्यों हो रहा है थ्रेटन अबॉर्शन, वो पहले हमें हेतु निकालना चाहिए कि पेशेंट क्या हमारी भीरू है क्या, मतलब डरपोक है क्या, या फिर वो वात प्रकोपक का आहार विहार का सेवन कर रही है, फिर बीपी बढ़ रहा है उसका, फिर उसका ट्रैवलिंग ज्यादा हो रहा है क्या, वो वजन उठा रही है क्या, क्यों थ्रेटन अबॉर्शन क्यों है, हेतु निकालना जरूरी है। और हम उसको बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि गर्भ संस्कार करें। 3 महीना पहले हम स्नेहन स्वेदन करें बहुत ज्यादा अच्छे से, फिर वमन करें, विरेचन करें, फिर घृत बहुत ज्यादा खिलाएं उसको, जितना उसको अग्नि के हिसाब से साथ में है उतना घी खिला दें। उसके बाद में जो हम लोग ये बोलते हैं कि गर्भाधान संस्कार, गर्भाधान संस्कार में हम लोग पुरुष को और स्त्री को बोलते हैं ओवोल्यूशन के टाइम पे आप इस डेट पे आप समागम करिए, और उसके बाद में हम लोग मासानुमासी काढ़ा देते हैं। तो जो हर महीने का क्वाथ है या उसकी गोलियां आती है वह देते हैं, गर्भपाल रस देते हैं, फिर उसके बाद में गर्भधारिणी वटी देते हैं, फिर हम लोग प्रवाल पंचमनी देते हैं, ताप्यादि लौ देते हैं। अब मैं जो बोल रहा हूँ सच है कि नहीं वो आप देखिए, काश्मर्यादि घृत देते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है, 10 मूला रिष देते हैं। तो इस सब से क्या होता है कि गर्भाशय को स्वर्ण माक्षिक भस्म देते हैं, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लघु मालिनी वसन, सेकंड ट्राइमेस्टर में मधु मालिनी वसन, और थर्ड ट्राइमेस्टर में स्वर्ण मालिनी वसन। जब हम ये देते हैं तो एबॉर्शन होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, और पेशेंट एकदम ओके रहेंगे। तो हमें पूरा एकदम प्लान करना पड़ता है, और पेशेंट से फीस भी लेना जरूरी है। अगर आप केवल कहानी सुनाएंगे तो पेशेंट विश्वास नहीं करेंगे, आयुर्वेद पे नहीं विश्वास करेंगे, आप फीस लीजिए। अगर आप ना पैसा लेंगे ना तभी आपका वैल्यू है, और तभी आप जो बात बोलेंगे पेशेंट पे करता है ना, तब उसको वैल्यू रहता है कि ये डॉक्टर सही बता रहे हैं। आपने ज्यादा चार्ज करिए, ये बात किसी को बुरा लग सकता है लेकिन ये फैक्ट है, प्रैक्टिकल है कि जहां ज्यादा पैसा देना पड़ता है ना वहां उसकी वैल्यू रहती है, उस बात की वैल्यू रहती है। आप इतना मत करिए कि लूटना है, हमें लूटना नहीं है, लेकिन वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको फीस लेना पड़ेगा। आप थोड़ा फीस लीजिए और उनको बोलिए हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो रही है आपकी, तो हमें इतना फीस रहेगा, हम ऐसी दवाइयाँ देंगे। और वह दवाई का तो है ही महत्व, आपके बात का भी महत्व रहना चाहिए, इसलिए फीस लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। और इसमें हम लोग रसायन भी देते हैं, स्त्री रंग वंगेश्वर, स्त्री राज वंगेश्वर दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा काम होता है। ब्रह्म रसायन दे सकते हैं, फिर आमलक के आदि घृत दे सकते हैं, बहुत सारे ऐसे रसायन द्रव्यों का भी प्रयोग करें तो फायदा होता है। थ्रेटन अबॉर्शन हम बस्ती देते हैं, मात्रा बस्ती दे देते हैं ना शीरबला तिल का, और उसके बाद में कंसीव करने को बोलते हैं तो नहीं होता है थ्रेटन अबॉर्शन। मेरे पास तो एक पेशेंट आई थी जिनका 14 टाइम्स अबॉर्शन हो गया था, 14 टाइम्स, और इतनी पतली थी, क्रुश थी। तो पता चला कि वो अपने पति से डरती थी, उसका पति ने दूसरी शादी की थी तो उसको अपने पति से डर लगता था। वो पति मारता नहीं था लेकिन उसको डर लगता था, और वो डर के हर समय डरती थी, और डरपोक किस्म की थी, इसलिए थ्रेटन अबॉर्शन हो जाता था। कभी वॉशरूम को गई, यूरिन पास करने गई और वहीं पे अबॉर्शन हो गया। ऐसे बहुत सारे उसको होते थे, कभी मिस्ड अबॉर्शन होता था, कभी थ्रेटन अबॉर्शन हो जाता था। तो उसमें पूरा मन पे चिकित्सा किया, जैसे मानस मित्र गुटिका दिया, ब्राह्मी वटी दिया, ब्राह्मी घृत दिया मैंने, उसी तरह संज्ञा स्थापन गण के द्रव्यों का नस्य दिया मैंने, शिरोधारा कराया। ये सब जब करके प्लानिंग करके पूरा अच्छे से किया तो वो कंसीव हुई और वो प्रेगनेंसी पूरा रही और नॉर्मल डिलीवरी हुआ। डॉक्टर उषा जी बोल रहे हैं सर पीसीओडी में क्या दें, हाइपोथायरॉयडिज्म भी है। पीसीओडी में आपको क्या चाहिए, पंचकर्म कराइए। पीसीओडी है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो मुझे पूरा केस अच्छे से बताइए, मैं अपना नंबर देता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। केवल पीसीओडी का एक गोली बोलेंगे कि ये पीसीओडी का पैरासिटामोल जैसा गोली है, ऐसा नहीं है। पीसीओडी जो है उसमें हमें दोष दुष्य समूर्छना समझनी पड़ती है कि क्यों हुआ है। अगर वो आप बताएंगी तो मैं आपको अच्छे से दवाई बता दूंगा।
डॉक्टर हरजीत सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अश्विनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दिनेश पटेल जी बोल रहे हैं बुक कहाँ मिलेगी। बुक आप कौन से बुक के बारे में बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर श्रुति निगम मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर पूजा जी बोलिए नोट्स प्लीज शेयर करना। आप लीजिए, आप आइए, कोई ऐसे जादू है क्या, आप ना ये ले लीजिए, मैं तो देने को तैयार हूँ, आप लेके दिखाइए। अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप में इसका पीडीएफ कैसे करते हैं, वो मुझे टेक्नोलॉजी सिखाइए पीडीएफ करने का, तो आप ले लीजिए, मैं आपको दे दूंगा। आपको क्या, मैं सबको देने को तैयार। अब मैं यहाँ इतना 1 घंटा टाइम दे रहा हूँ, उससे अच्छा आप नोट्स पढ़ लीजिए, कितना अच्छा है, आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो कितना अच्छा है। जब भी आपको कभी ऐसे प्रॉब्लम आती है तो आप ये पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से इजीली हो जाएगा। आप आके ले लीजिए, मैं दे दूंगा आपको। डॉक्टर कमल जी बोल रहे हैं पोस्ट पॉइंट मेंसेस में नस से कौन सा दें। आप ना यही दीजिए संज्ञा, आपको लेखन नस से देना है, बृहण देना है, शमन नस से देना है, कौन सा नस से देना है उस हिसाब से आप डिसाइड करिए। अब इसमें वायु का आपको देखना है तो शमन या स्नेहिक नस से क्या देना है वो देखिए। डॉक्टर श्वेता जी थैंक यू नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर पूजा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी बोल रही हैं कि सविता जी का बहुत अच्छा है, ऊपर चला गया। पित्त वृद्धि के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल 26 डेज का हो तो हो गया, प्रीवियस साइकिल 30 डेज, तो पित्त शामक द्रव्य चिकित्सा व्हाट एल्स, इसमें विरेचन करा दीजिए ना, अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो विरेचन करा दीजिए। और जो मैंने आप लोगों को ये बताया रजत फॉर्मूला, ये पित्त की चिकित्सा है, मतलब रज को प्राकृत कर देता है। तो इसमें शतावरी 1 चम्मच, शंख भस्म 1/4 चम्मच, गुड़ुची सत्व 1 चम्मच और रौप्य भस्म 1/4 चम्मच। फिर से मैं बताता हूँ, शतावरी 1 चम्मच, शंख भस्म 1/4 चम्मच, गुड़ुची सत्व 1 चम्मच और रौप्य भस्म 1/4 चम्मच। इसको रजत फॉर्मूला बोलते हैं क्योंकि इसमें रजत डाला हुआ है। इसको 14 भाग करके एक एक पूड़ी सुबह शाम करें। ये 26 डेज हो रहा है, जो पित्त का वृद्धि का लक्षण है वो सब प्राकृत करके नॉर्मल कर देगा। ठीक है, ये रजत फॉर्मूला हमारे सर के उसमें भी है, आप लोग देखिए बहुत अच्छा फायदा होता है। मैंने बोला ना हर पेशेंट को ये रजत फॉर्मूला देना चाहिए, सारिवा और अनंता और मंजिष्ठा का फांट देना चाहिए, और ताप्यादि लौह सभी को देना चाहिए, अशोका रिष्ट या देवदारवा रिष्ट या दशमूला रिष्ट देना चाहिए, नागकेशर और मुस्ता देना चाहिए, तो सब अच्छा हो जाता है। आप लोगों को ना ये एक लिंक दिया गया है आयुष दर्पण टीम की तरफ से, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं जिनको भी सुनना है तो। बाद में कमल शर्मा जी नोट्स कहाँ मिल पाएंगे, नोट्स तो मेरे पास ही मिल पाएंगे, मैं ही दे दूंगा आपको। डॉक्टर शुभांगी जी बोल रही हैं कि सर साइनोस्टैटिक में तीव्र शूल में क्या दे सकते हैं। अब तीव्र शूल है साइनोस्टैटिक से तो आप तीक्ष्ण शिरो विरेचन करने वाले नस से दीजिए, जैसे वचा तेल, षडबिंदु तेल, अणु तेल, सरसों का तेल, फड़िंजक का तेल, तीव्र उसमें वो जब नस से देंगे तो स्नेहन भी होगा और शूल भी ठीक हो जाएगा। पूरा शिरो विरेचन कराइए, पूरा साफ कराइए, और जब वो साफ है तो उसमें या फिर चित्रक हरित के अवले दे दीजिए, उसमें कफ केतु रस दे दीजिए, चंद्रामृत रस दे दीजिए, इतना बढ़िया काम करेगा, तो तीव्र शिरशूल ठीक हो जाएगा। उसमें आपको फिर स्नेहिक नस से, बृहण नस से वो देना है, शीरबला तेल का नस से दे दीजिए, बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी जी बोल रहे हैं चरण स्पर्श, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। उषा जी बोल रहे हैं सर आपका नंबर दे दीजिए, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ ना अभी। आप लोग ना भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, मुझे तो मैं आप लोगों से मिला नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग मेरे ही हैं, क्योंकि पिछले जन्म में भी हम लोग ना सब आयुर्वेद के चिकित्सक थे, इस जन्म में भी हैं। तो मैं आपको ऐसे नहीं जानता हूँ ये जन्म में, लेकिन मुझे मालूम है कि हम लोग पिछले जन्म के साथी हैं, हम लोग साथ में ही पढ़ाई करते थे। पिछले जन्म में भी मैं आप लोग को पढ़ाता था, आप लोग मेरे से पढ़ते थे, इसलिए मुझे आप लोग को कोई भी चीज़ छुपाने में कोई भी वो नहीं लग रहा है, हेजिटेशन नहीं हो रहा है। आप मेरा नंबर लीजिए, आप मुझे व्हाट्सअप करिए, आप मुझे कॉल करिए, आप लोग को जो भी डिफिकल्टी आती है आप लोग मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को जरूर हेल्प करूंगा। अभी 8:15 इंटरेक्टिव सेशन होगा, जूम पे आना है आप लोगों को तो मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं गूगल फॉर्म दूंगा, गूगल फॉर्म दे के और उसमें आप लिंक को ये दे दिया जाएगा और उससे आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे, तो डेली लिंक दिया जाएगा जूम का, पासवर्ड और आईडी दिया जाएगा और आप जूम पे आके डायरेक्ट बात कर सकते हैं सबके साथ, और नहीं तो आप फेसबुक पे फ्री में सुन सकते हैं। तो ये आप देखिए, आपको ये सब दिया जाएगा, हम इतना तो मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। डॉक्टर सविता जी बोल रहे हैं जमदग्नि सर को हैप्पी बर्थडे बोल देना सर, मैं तो बोल दूंगा, सर भी इधर आएंगे आयुष दर्पण में कुछ दिन के बाद, आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा। राजकुमार जी बोल रहे हैं सर प्लीज प्रैक्टिकली बताएंगे नोट्स कैसे मेल कर सकते हैं, तो ये डॉक्टर नवीन जोशी सर को कॉल करिए, वो मुझे बताएंगे, क्योंकि मुझे आयुर्वेद आता है, मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आता है,
मुझे अभी कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली यही है कि नवीन जोशी सर को पूछिए, मैं सर को दे दूंगा, सर आपको दे देंगे। वो कैसे देना है आप लोग तक वो सर का काम है, मेरा काम है कि मैं सर को दे दूंगा। ठीक है, तो अभी का मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ, 8:15 बजे फिर मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।